अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। न्यूज़ के साथ मैं हूँ हिना सलमान और सुबह बखैर आप लोगों को। और मूड जो है वैसे ही इतना रिफ़्रेश हो चुका है। वो इसलिए रिफ़्रेश है क्योंकि गरज चमक के साथ जो बारिश है वो पूरे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रही है। और जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि प्री मानसून जो सीज़न है वो कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, मगर हो नहीं जाएगा, हो गया है। तो आज से जो है वो बारिश जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों में हो रही है और होगी भी। और ये सिलसिला जो है वो 29 तक जो है वो जारी रहेगा। तो इसके लिए थोड़े से आप लोग इक़दामात भी साथ साथ करें। ऐसा ना हो कि बारिश में बिल्कुल भूल जाएं कि तारों के पास ना खड़े हों, या ज़्यादा जहाँ पानी है खड़ा हुआ है वहाँ ना अपने बच्चों को वहाँ से गुजारें, क्योंकि इस सीज़न के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो कहते हैं ना कि इंसेक्ट्स जो होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी निकल आते हैं, जिससे कभी ना कभी नुकसान हो जाता है। अल्लाह ना करे कि नुकसान हो। और इसके साथ साथ जो है एक स्पेशल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने वासा के इदारों को दी हैं, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे दो दिन से ज़्यादा अरसे के लिए जो लाइट है वो नहीं आ रही है और लोग जो हैं बहुत मुश्किलात का शिकार हो गए हुए हैं। कहीं ट्रांसफार्मर्स का मसला है, कहीं तारें जो हैं वो नंगी हैं, टूट गई हैं। तो ये सब चीज़ों को निपटने के लिए वासा जो है वो कहते हैं ना कि पेश है आगे। और इसके साथ साथ जो है वो नंबर्स जो है वो फराहम कर दिए गए हैं ताकि आप उन नंबर्स पे कॉल करें और फ़ौरन जो है वो कंप्लेन करें। और इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी किर्क शहर और गिरदोनवा में भी बारिश ने लोगों को ठंडक का एहसास दिला दिया है। बलूचिस्तान में जहाँ बहुत गर्मी जो है वो देखी जा रही थी पिछले दिनों में, वहाँ भी जो है बारिश के ज़ोर से मौसम जो है खुशगवार हुआ है। ना सिर्फ खुशगवार हुआ है बल्कि जो है वो गर्मी का जो ज़ोर है वो टूट गया है और प्री मानसून सीज़न का बाकायदा जो है वो आगाज़ हो गया है। और ख़बर ये भी है कि बल्तिस्तान डिवीज़न में भी आज से बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया जाता है, जबकि माहिरीन मौसमियात ने बताया है कि ये बारिशों का सिलसिला जो है ये कुछ दिनों तक जारी रहेगा। तो कहीं कौसों के साथ देखने में आएगी, कहीं गरज चमक के साथ बारिश देखने में आएगी, कहीं जो है खुशगवार मौसम के साथ साथ कहते हैं ना कि जहाँ मौसम खुशगवार होता है वहाँ इंसान के दिल का मौसम भी वैसे ही खुशगवार हो जाता है। दिल चाहता है कि हम पहाड़ी इलाकों का रुख करें और अपनी फैमिलीज़ को लेके जाएं, पिकनिक स्पॉट्स का रुख करें, बागात का रुख करें और ऐसे तमाम जगह का जहाँ हमने इतनी गर्मी खाई है पिछले दिनों। तो एसी जो है उसका ज़ोर कम हो जाएगा। थोड़े से दिनों की अगर बात है तो कहते हैं कि बिल भी थोड़े से कम हो सकते हैं अगर ये जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। तो इसके साथ साथ जो क्रॉस वेंटिलेशन से घरों में जो एक कहते हैं ना कि एक खुशबू सी आई हुई है, एक अच्छा मौसम, एक अच्छी फ्रेगरेंस, एक फवार जो आई हुई है वो भी कायम रहेगा। तो ये है कि एहतियाती तदबीर जो हैं वो बिल्कुल साथ साथ ज़रूरी होती हैं। और देखना यह है कि आप लोगों ने कहीं पानी ना खड़ा हो, बिजली की तारों से दूर रहें, सफ़र के दौरान भी एहतियात बरतें। और बारिश का मौसम जो खूबसूरत होता है बाज़ औक़ात चैलेंजिंग भी हो जाता है। तो जो लोग कहते हैं तफरीही मकामात का रुख कर रहे हैं, ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे हैं, वहाँ लैंड स्लाइडिंग का भी बहुत खदशा हो जाता है। पत्थर जो हैं अक्सर जो होता है ऊपर देख रहे होते हैं कि जब बारिश हो रही होती है तो ज़ोर से जो पत्थर आके गिरते हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल एहतियात बरतनी है क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ ये है कि जो हमारी आज की दूसरी जो डेवलपिंग स्टोरी है वो ये है कि जहाँ मौसम खुशगवार है वहाँ मशरिक़ वस्ता का जो मौसम था वो बिल्कुल जो है वो खुशगवार नहीं था। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह इसराइल ईरान की जंग जो है उसमें कितनी कशीदगी पैदा हुई। इसके साथ साथ जो रिलेशनशिप्स थे दूसरे मुल्कों के साथ, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस थे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, वो भी कितने जो हैं वो ख़राब देखने में आए। और ये देखा गया कि इसराइल ईरान के दरमियान जो जंग है वो ख़त्म हो गई है, कि अभी भी कुछ ज़र्रे जो हैं बाकी हैं। जिस तरह अमेरिका कूदा इस जंग के दौरान और आलमी ताकतें अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन इस कशीदगी में क्या किरदार उन्होंने अदा किया, इसके ऊपर भी नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। ईरान ने IAEA से ताउन जो है वो बिल्कुल मुअत्तल कर दिया और 60% जो यूरेनियम था उसकी अफजूदगी थी, उसने आलमी बरादरी को एक तरह से बिल्कुल चौंका दिया था। तो इसराइल मुसलसल अपनी दिफा की तैयारियों में मसरूफ़ था,
कि खलीज ममालिक को मुख्तलिफ चैलेंज का सामना करना पड़ा। और इन तमाम पहलुओं पे हमने सोचा कि हम क्यों ना बात करें, आपको बताएं कि एक बार फिर ये डेवलपमेंट स्टोरी है और ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि खलीजी ममालिक का डायरेक्ट पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है और पाकिस्तान की क्या खारजा पॉलिसी होनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार शौकत पराचा साहब, जो कि हमें अभी ज्वाइन करेंगे और हम उनसे पूछेंगे कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल क्या है, किस तरीके से वो इस चीज़ को देख रहे हैं। जंग जो 12 दिन जारी रही थी वो तो एकदम से ख़त्म हो गई, मगर सिचुएशन जो है अभी भी इसके बरक्स नज़र आती है। क्या ये बड़े तसादुम का एक बहुत बड़ा नज़रिया है कि यहाँ जंग जो है वो बिल्कुल रुक चुकी है? तो अभी जैसे ही हमारा राब्ता होता है हम आपको उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या इस पे रोशनी डालते हैं, क्या नज़र डालते हैं। तो इसके साथ साथ ये था कि जो इसराइल का एक बड़ा स्टेटमेंट थी और अमेरिका ने उसका साथ दिया कि ईरानी जो एटमी तनसीबात हैं उसका मुकम्मल ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये है कि ये सिर्फ तनसीबात का ख़ात्मा था कि इस खित्ते में एक रुख एक सिलसिला बनाना था, इस खित्ते में आने का एक बाकायदा सिलसिला था। ये भी बहुत डिफरेंट किस्म के जो सवाल हैं ये जन्म ले रहे हैं और इन सवालों का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। तो सिचुएशन जो है वो अब क्या होगी मशरिक़ वस्ता के अंदर, खलीज ममालिक के अंदर, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो कहाँ रुख करेगी। पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी जो थी उसने तो सिंपली ये भी कहा था कि हमारा जो वोट है वो ईरान के साथ है और हम अमेरिका को अपना कोई भी हवाई अड्डा नहीं देंगे। इसके ऊपर पाकिस्तानी जो खारजा पॉलिसी थी बिल्कुल कायम थी। मगर इसके बरक्स जो थी वो चीन का एक स्टेटमेंट भी सामने आया था। चीन ये कहता था कि अगर पाकिस्तान ने अपने हवाई अड्डे या कोई भी बेस दी तो हमारे उनसे ताल्लुकात जो हैं वो इस तरह के नहीं रहेंगे जिस तरह के पहले देखने में आए हैं। और पाकिस्तान के ताल्लुकात चीन के साथ शुरू से ही बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा ना सिर्फ स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट हुई है बल्कि चीन और पाकिस्तान ने इक़्तिसादी ग्रोथ के ऊपर भी बहुत काम किया है। अगर हम बात करते हैं CPEC की तो वो बिल्कुल सर फहरिस्त हैं। तो इसराइल जो है अब देखना ये है कि इस जंग बंदी की जो हुई है, सीज़ फायर के ख़िलाफ़ कोई भी सिचुएशन ना करे, कोई भी दूसरा एक स्टेटमेंट ना लेकर आए जिसके ऊपर वो ईरान को वापस निशाना बनाए। और ईरान की तरफ से रिटेलिएशन का बिल्कुल जैसा कहा गया है हक भी है और ईरान ने भरपूर तरीके से जो है वो रिटेलिएशन जो है वो की भी है, जो कि बिल्कुल UN चार्टर का एक बहुत बड़ा मौक़िफ़ भी है, एक बहुत बड़ा हक भी है। तो ये सब चैलेंजेस से निपटना कैसे है और ये सब चैलेंजेस जो आए मशरिक़ वस्ता में, इसमें ये देखा गया है कि जो डिप्लोमेसी है और सफारती जो निज़ाम था उसने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और इसके बाद ये चीज़ बिल्कुल एक तफरीक हो चुकी है कि कौन से ममालिक जो हैं इकट्ठे हैं और कौन से ममालिक जो हैं वो बिल्कुल जो कि समझा जाता था कि इकट्ठे हैं मगर उनकी पॉलिसी क्या है और उनकी दिफाई पॉलिसी क्या थी, उनकी जो स्टेटमेंट सामने आई थी वो भी हमने देखी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें जो कशीदगी अख्तियार कर रही थी वो एकदम से बेहतर होना शुरू हो गई। तो इसमें किरदार सालसी जो किरदार है वो अमेरिका के साथ कतर का भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के जो बेस थी जहाँ कतर में जो उन्होंने बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत एक रखी हुई थी इस खित्ते के लिए, उस बेस के ऊपर जो है जब हमला किया था तो वहाँ से फिर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की एक स्टेटमेंट सामने आई थी। उन्होंने कतर के सफ़ीरों को बीच में एक तरह के सालसी किरदार अदा करने के लिए कहा था, जहाँ ईरान जो है के साथ जो है वो एक किरदार अदा करके और बिल्कुल सीज़ फायर के ऊपर आए, क्योंकि जंग जो है वो कहीं भी अच्छी नहीं होती। जंग से बहुत सी तबाही होती है, ना सिर्फ तबाही होती है बल्कि इकनॉमिक ग्रोथ, स्ट्रैटेजिक ग्रोथ, डिफरेंट किस्म की जो तबाही है वो जन्म आते हैं जो पेश आती है। तो व्यूज़ अब देखना ये है कि सिचुएशन क्या बनती है, कैसे होती है। और इसके साथ साथ ये है कि अब एक और जो बड़ी फैक्टर था कि अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो बंद कर देता है तो उससे जो है वो तेल की कीमतों में क्या इजाफा होगा और तवानाई की जो फराहमी है वो कितनी असरअंदाज होगी। तो उसके ऊपर पहले भी ईरान
स्टेटमेंट ये सामने आई कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देंगे, मगर अगर वो बंद होता तो बहुत से मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से अपोजिट स्टेटमेंट ये आई कि अगर ये बंद होता है तो इससे ना सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट जो अफेक्ट होगी, बल्कि पूरी दुनिया में एक महंगाई का एक दौरा हो जाएगा। और सऊदी अरब और कतर जैसे ममालिक की सूरत हाल जो है वो बिल्कुल गैर जानबदार तरीके से सामने आई ना किस, और ये देखना था कि ये लोग किसकी तरफ झुकेंगे, अमेरिका की तरफ झुकेंगे या मुस्लिम ममालिक जो हैं वो आपस में एक इत्तेहादी ब्लॉक बनकर सामने आएंगे। अगर मैं ब्लॉक की बात करूँ तो बिल्कुल एक इत्तेहादी जो ब्लॉक था, तो उसके साथ साथ जो है वो भी आया कि मुस्लिम ममालिक आपस में इत्तेहादी ब्लॉक जो है बना लें। तो सारी सिचुएशन पे हम निपटेंगे, लेकिन आई थिंक एक ब्रेक का टाइम हुआ है, छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हो पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थोड़ी सी हम डेवलपिंग स्टोरी की बात कर रहे थे। बात हो रही थी ईरान और इसराइल की जंग की, जिसने 12 दिन तक ये जंग मुहित थी, जिसने बहुत से किस्म का कितना के पूरे मशरिक़ वस्ती में तहलका मचा दिया। मुख्तलिफ़ किस्म के ममालिक हैं वो आपस में उनकी स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप्स जो हैं वो हमें बाज़ाब्ता तौर पर नज़र आए कि कौन सा मुल्क जो है वो उसकी खारजा पॉलिसी किया। और पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी जो है उसका बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया कि वो ईरान के साथ खड़े में है, मगर अमेरिका को वो किसी भी किस्म की बीच में इंटरवेंशन करने के लिए अपनी बेसिस प्रोवाइड नहीं करेंगे। और इसके बरअक्स आलमी ताकतें अमेरिका, यूरोप, रूस, चीन इस कशीदगी में क्या किरदार उन्होंने अदा किया। ईरान ने IAEA से अपना ताउन जो है मुअत्तल कर दिया। अब देखना यह है कि ये जंग जो है ये बिल्कुल सीज़ फायर के तौर पे ख़त्म हो गई हुई है, मगर क्या कि कोई एक बड़ा तसादम की तरफ से इशारा नहीं है। तो सारी सिचुएशन को डील करने के लिए, इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, वेलकम टू द शो। माय प्लेजर। सर, आपके ख्याल में ये जो हालिया 12 रोज़ा जो झड़प हुई है उसके बाद ईरान और इसराइल के दरमियान, आपको लगता है कि मुकम्मल जंग बंदी हो गई है? नहीं, ये कहना तो मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा कबल अज़ वक्त होगा। जो लोग समझते हैं ज़ायनिज़्म को, जो लोग समझते हैं कि इसराइल कैसे बना, क्यों बना, जो लोग समझते हैं कि ग्रेटर इसराइल क्या है, वो उनको इस चीज का इदराक है कि ये बड़ा फ्रेजाइल किस्म का है, ये दायमी नजर नहीं आता। जब तक कि फलस्तीन का मसला ना हो, जब तक इजराइल तस्लीम ना करे कि बाकी मुल्कों को भी एग्जिस्ट करने का या बाकी मुल्कों को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्जी से चलाने का हक है, तो तब तक तो यहाँ ईरान ही वाहिद मुल्क था जो चैलेंज करता था, या वाहिद मुल्क रह गया था। बाकियों को तो सारों को यके बाद दीगरे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। अब जाहिर है ईरान को कोशिश की गई, लेकिन इसमें एक फायदा ये हुआ कि कम अज कम इजराइल एक्सपोज हो गया, ईरान की अपनी स्ट्रेंथ का पता पड़ गया। इसके बावजूद कि इतनी ज्यादा सैंक्शन उस पर लगी रही, तवील अरसे तक, कई दहाइयों तक सैंक्शन की जद में ईरान अब भी है, कई दहाइयों से। लेकिन ईरान ने जब अपने मिसाइल बरसाए, और खासतौर पर खैबर और इमाद मिसाइल, खैबर का 550 किलोग्राम का जो वारहेड होता है और इमाद का 750 किलोग्राम का बैलिस्टिक मिसाइल, तो उसने जो वहां तबाही मचाई इसराइल में, तो उसके बाद जो खबर आ रही है और जो डोनाल्ड ट्रंप के जुबानी सुना जा रहा है वो ये कि इसराइल के पास सिर्फ 2 हफ्ते का अम्यूनिशन रह गया था। एक मिसाइल जो कि ईरान खुद बनाता है और उसको बहुत सस्ता पड़ता है, उसको 2 एयर डिफेंस सिस्टम के जो एयर डिफेंस का उनका आयरन डोम का सिस्टम है, उसके लिए 2 उनको फायर करने पड़ते थे। तो जो इसराइल को जाहिर है प्रेशर महसूस हुआ। इसराइल ने आज तक कभी न सोचा था, न एक्सपीरियंस किया था कि इतने ज्यादा हिफाजती इंतजाम के बावजूद कोई मुल्क अपने मिसाइल वहां तक पहुंचा सकता है। तो उस सूरत में इसराइल के फोर्सेस भी ओवर फटीग हो गए थे। जहाजों का ही उनको एक एडवांटेज था, लेकिन उससे उनका मकसद पूरा अचीव नहीं हो रहा था, क्योंकि उन पर भी यानी इसराइल पर भी हैमरिंग हो रही थी
उनको नुकसान पहुंच रहा था। लोग वहां से माइग्रेट करके मुल्क छोड़ रहे थे। इजराइल की टोटल आबादी है तकरीबन 9 मिलियन, उसमें से 2 मिलियन वहाँ पैलेस्टीनियन मुसलमान इजरायली शहरी हैं और बाकी तकरीबन 2 लाख के करीब माइग्रेट कर गए, बाकी तैयारी कर रहे थे। तो इजराइल से अगर ऐसे खतरात मंडलाते रहते तो इजराइल से मजीद 2-4 लाख अगर चले जाते तो इजराइल की आबादी बड़ी कम हो जानी थी। तो जाहिर है फिर ये जंग अगर ये समझा जाए कि ईरान को नुकसान हुआ, जो कि वाकई में हुआ, तकरीबन 600 लोग जाँ बहक हुए और हजारों की तादाद में जख्मी हुए। साइंटिस्ट तकरीबन 16 के करीब उन्होंने चुन चुन कर इंटेलिजेंस बेस्ड उनको शहीद किया, उनकी अस्करी क़यादत के टॉप 3-4 क़यादत को शहीद किया। लेकिन उसके बावजूद ईरान ने अपनी स्ट्रेंथ दिखलाई। ईरान एक पुरानी तहजीब है, 7000 साल पुरानी। ईरान पर जब भी जंग मुसल्लत की गई, 199 साल की हिस्ट्री तो कम से कम बिल्कुल जाहिर और बिल्कुल सामने है कि उसमें 8 मरतबा ऐसे हालात पैदा किए गए और आखिर में सद्दाम को जो वेस्ट ने सपोर्ट करके ईरान पे चढ़ाई करवाई थी, उस वक्त भी वो 9 साल तक लड़ाई करते रहे और फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो अभी आपके सवाल का मेरे पास कंक्लूडिंग जवाब ये है कि ये फ्रेजाइल है, लेकिन वक्ती तौर पर ये कम अज कम पता पड़ गया दुनिया को कि ईरान पर इतनी पाबंदियों के बावजूद भी ईरान इतना कमजोर नहीं कि वो इसको तस्लीम कर देगा कि इजराइल मुसल्लत हो जाए और ईरान जो है वो घुटने टेक दे या उसको लबनान की तरह बना दिया जाए। तो ये कम से कम एक साबित हो गया और ईरान को मिलिट्री के लिहाज से, अस्करी लिहाज से ईरान को अब वीकनेसेस का पता पड़ गया कि किस तरह नुकसान पहुंचाया जा सकता है इजराइल को, जो इजराइल की तारीख में पहली दफा हुआ है कि उसको इतना नुकसान पहुंचा। जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है। सर एक छोटा सा सवाल है, वक्त बहुत कम है, ये रिजीम चेंज करना था या न्यूक्लियर पावर जो बनने से रोकना था? इस सवाल का जवाब जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू बीन ए फॉर्मर एम्बेसडर, सो यू वुड बी नोइंग अबाउट इट। वेल, द पर्पस ऑफ द बोथ वाज द सेम, टू denuclearize Iran and to make Iran so weak that they should no longer remain a challenge to Israel. So that was the purpose. And in either case, they would have achieved it. Regime change was a bigger purpose, but that was not attainable. And this attacking the 200 planes, the first wave, once they did it on the 13th of June, that was easier for Israel, and they went for the easier option because they've been trying for years to really bring some regime change. They couldn't do it. हालांकि उन्होंने रजा पहलवी को तैयार करके क्राउन प्रिंस के तौर पर बैठाया हुआ था, लेकिन उसकी जो पहले अगर कभी कोई लोगों के दिलों में कदूरतें होंगी भी या थी बिल्कुल ईरान में, उसकी बहुत सारे हालात हैं। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, कुछ नई जनरेशन है वो भी, और कुछ पुराने लोग जो रजा शाह पहलवी के बचे कुचे वो भी, लेकिन अब वो सारे दोबारा यूनाइट हो गए क्योंकि ईरान वो कौम है कि जब ऐसी कोई मुसीबत और दिक्कत पेश आती है तो वो यूनाइट हो जाते हैं। तो लिहाजा अगर पहले कोई चांस था भी तो अब बिल्कुल वो चांस नहीं रहा इन हमलों के बाद, इस इजराइल के एग्रेशन के बाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब, जिनका कहना था कि ये जो सिलसिला है ये बाकायदा जो है ये ख़त्म नहीं हुआ, मगर अभी भी अभी भी कुछ ना कुछ हो सकता है, किसी बड़े तसादम की तरफ ये बहुत बड़ा इशारा है। और देखना ये है कि ईरान की जो आगे हिकमत अमली क्या होती है, मज़ीद अगर कुछ जंग हुई तो उसे निपटने के लिए। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आपने सराय खाने के बारे में तो सुना होगा, और हम सब लोग जब छुट्टियां मनाते हैं तो कहाँ जाते हैं, सराय खानों में जाके क़याम पजीर होते हैं। मगर
सबसे बड़ी ख़बर ये है कि अब जो है मुख्तलिफ़ किस्म के परिंदों का भी सराय खाना जो है वो खुल गया है। और वो कहाँ है? वो सादकाबाद शहर में जो रिहायशी हैं मोहम्मद यूसुफ, उनके घर में तमाम परिंदे, पैरट्स, बर्ड्स, फेजेंट्स, इसके अलावा आप नेम कर सकते हैं जो भी स्पीशीज़ हैं, उनके घर जाकर क़याम करती है, दाना चुगती है, आराम फरमाती है और वहाँ से कहते हैं ना कि अपनी मंजिल पे रवा दवा हो जाती है। और आप देख सकते हैं मनाज़र हमारी स्क्रीन पर कितने मुख्तलिफ़ किस्म के इनके यहाँ स्पीशीज़ पाई जाती हैं। अच्छा, ये कोई केज नहीं है, ये सारे जो जितने भी परिंदे हैं ये किसी भी किस्म के केजेस में नहीं रखे जाते, इनको कैद नहीं किया जाता, इनकी बदवा नहीं ली जाती, इनको खुलेआम छोड़कर एक पूरा इन्वायरमेंट दिया गया है जहां बहुत किस्म के दरख्त लगाए गए हैं। उन दरख्तों की वजह से सब परिंदे जो हैं वहाँ रुख करते हैं और उन परिंदों को बाकायदा तौर पर उनकी खातिर तवाज़ो की जाती है, उनको नहलाया जाता है, उनको देखभाल की जाती है, उनको दाने दिए जाते हैं, उनके पसंदीदा खुराक का इंतज़ाम किया जाता है जो कि आप अभी देख रहे हैं। और कहते हैं ना कि ये ना सिर्फ इंसानों के लिए सुकून का बाइस बनते हैं बल्कि मुख्तलिफ लोग जो ख़ास तौर पे बूढ़े हजरात हैं, जो ख़ास तौर पे लोग ओल्ड एज में हैं, उनकी आंखों की ठंडक बनते हैं, उनके साथ वो खेलते हैं और एक बहुत मुख्तलिफ किस्म की इन्वायरमेंट जो है वो देखने में आती है। तो ना ये वाइल्ड लाइफ पार्क है, ना ये कहते हैं कि ज़ू है और ना ही कोई कहते हैं कि कोई बहुत किस्म का एक सराया बना हुआ है, ये सिर्फ मेहमान खाना है परिंदों का। तो परिंदों के जो कहते हैं ना सराया खाना बनाने के साथ साथ जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो हैं मोहम्मद यूसुफ साहब, जो मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ, जो कि इंजीनियर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कोई कोताही तो नहीं की बताने में, ऐसे ही था सब कुछ, ऐसे ही है। ठीक है सर, सबसे पहले बताएं कि ये जो कॉन्सेप्ट था कि परिंदों को केज में नहीं रखना, उनको घर में बुला के उनकी खातिर तवाज़ो करनी है, ये कहाँ से आया? कुछ चीज़ें जी देखे अल्लाह ताला की तरफ से भी बंदे की फितरत में अल्लाह ने डाली होती हैं। कुछ बंदा अपने माहौल से सीखता है, जैसे पला बड़ा है। मैंने अपने घर में देखे कुछ चीज़ें सीखी। मेरी वालदा अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो हमें रोटी देती थी, ये टुकड़े करके ना डाल के आओ छत पे, परिंदों को डाल के आओ, सेन में डाल के आओ। तो वो चीज़ें फिर अपने खुद बहुत आ जाती हैं बंदे में, जो वो माहौल देखता है। अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे वालिद साहब थे, वो कहते थे घर में कोई भी आया ना उसको खाली ना जाने दे। इंसान आया है जो घर में मौजूद है उसको पेश करे, और परिंदा भी आया है तो उसके लिए भी पेश करे। तो इस तरह ये चीज़ें फिर मुझ में आ गई। और मज़े की बात है, जब मेरी शादी हुई, जब मेरी बेगम आई तो देखा उसमें भी ये चीज़ें हैं। मैं चूँकि जॉब करता हूँ, सादकाबाद में मेरी जॉब है जहाँ पर ये सारा सेटअप है। वैसे तो मैं गुजरांवाला से हूँ। तो कभी मेरी बेगम जब मेके चली जाती थी और मैं उधर हूँ और मैं भूल गया उनके लिए कोई रखना, क्योंकि बेगम की तो ड्यूटी थी, वो पानी भी रखती थी उनके लिए, खुराक भी रखती थी, घर में रोटी बची है वो भी डाल देती थी। तो किसी दिन वो नहीं है और मैं भूल गया हूँ तो सुबह शोर मचा होता था कि परिंदे अपने टाइम पे आके, उन्हें पता था इस घर में जाना है, हमें खुराक मिलनी है, तो शोर मच जाता था कि आज क्यों नहीं रखी। अच्छा इंजीनियर साहब, मुझे बताइएगा कि कितने परिंदे जो है वो रोज़ आपके घर आते हैं और दाना खा के निकल जाते हैं? ये तादाद हज़ारों में है जो रोजाना आती है। हज़ारों की तादाद? हज़ारों में, यानी कि सैकड़ों तो रोज़ आते ही हैं, किसी दिन 1000 से भी ज़्यादा हो जाती है ये तादाद। अच्छा जी। तो आप कैसे बंदोबस्त करते हैं? अगर 1000 मेहमान हमारे घर में आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। ये तो परिंदे हैं, इनकी तो मतलब कि खाने पीने के लिए कैसे आप उसकी सहूलियात फराहम करते हैं? बस जी अल्लाह ने तौफीक दी हुई है। मैंने उनकी खुराक बोरियों के हिसाब से ला के रखी होती है। जैसे देखिए आज मैं इधर स्टूडियो में बैठा हूँ तो पीछे 2 बंदे उनकी देखभाल के लिए मौजूद हैं। उन्होंने टाइम पे उनके लिए दाना डालना है, पानी रखना है, बर्तन साफ़ करने हैं। तो 2 बंदे उनकी खिदमत के लिए मामूर है कि अगर मैं नहीं हूँ तो वो करेंगे। अच्छा, आप उनको क्या क्या खिलाते हैं ये भी बताएं हमें। हाँ जी, परिंदों में देखें जी, आम जो परिंदे हैं ना, चिड़िया है, बुलबुल है, फाख्ता है, ये तो बाजरा शौक से खा लेते हैं। लेकिन सबसे स्पेशलिटी जो मेरे पास है ना वो तोते हैं। तोता इसलिए स्पेशलिटी हो गया कि अब देखने को नहीं मिलता, नस्लें खत्म कर दी हमने, उनके बच्चे निकाल के, उनके अंडे निकाल के। लेकिन मेरे पास एट ए टाइम दर्जनों के हिसाब से एक वक्त में बैठे होते हैं। अच्छा। और वो सूरजमुखी को बहुत पसंद करते हैं, सूरजमुखी के बीज को। ठीक है। और मकई की अगर छलियां अवेलेबल हैं तो उनकी जान है। और आजकल मैं उनको तरबूज भी डालता हूँ। फुटेज में भी अगर देखें वो तरबूज भी खा रहे हैं बड़े शौक से। अच्छा, खा लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की मैंने रखी होती है खुराक। और बूफे सिस्टम है। अच्छा। बूफे इसलिए कि हर वक्त लगा हुआ है। हाँ। जिस वक्त मर्जी आए जितना मर्जी खाएं।
अच्छा, तो कैसे कतार में लगा देते हैं बूफे सारा? मैंने एक स्पेशल, मैं चूँकि खुद इंजीनियर हूँ, एक स्पेशल रैक बनाया उनका जिसमें 10-15 मैंने बर्तन लगाए हुए हैं और उनमें मुख्तलिफ फीड डाली हुई है। तो वो हर वक्त उसको मेंटेन किया होता है, सुबह शाम उसको मेंटेन करते हैं कि ये खाली ना हो। तो इसलिए वो आते हैं, उन्हें पता है कि ये यूसुफ साहब का ये लगा हुआ बूफे, हमने इधर जाना ही जाना है, अच्छा, खाली नहीं आएंगे। वक्त कौन सा होता है कि सुबह शाम दोपहर आ रहे होते हैं कि एक वक्त खास वक्त है? जी, ये चूँकि परिंदे 2 वक्त का खाना ज़्यादा खाते हैं। आप देखें रात को भूखे होते हैं तो जो ही अभी लो लगती है ना, मैं कई दफ़ा है कि अपने ड्राइंग रूम में नमाज पढ़ रहा हूँ, यानी अभी फजर का वक्त है, तो वो बाहर आके तोते खास कर बैठ के खा रहे होते हैं। अच्छा। हाँ, तोते सबसे पहले आते हैं, बाकी परिंदे फिर ऐसा ऐसा आना शुरू करते हैं। इसी तरह रात मगरब से पहले पहले उन्होंने खा के दोबारा जाना है, असर और मगरब के दौरान फिर इकट्ठे आते हैं। बाकी सारा दिन भी होता है, किसी को भूख लगी या आ गया है, उसे पता है कि यहाँ खाना मिलेगा ही मिलेगा, खाते हैं, तो सारा दिन मौजूद होते हैं। अच्छा, तोतों के ऊपर मैंने सुना कोई एक मिथ भी होती है कि जो लोग तोते रखते हैं या उनके घर आते हैं तो वहाँ रिज़्क बढ़ता है, ऐसा है? देखिए जी, अल्लाह ताला कहता है जो मेरी मखलूक के साथ भला करता है ना, तो उसका मैं रिज़्क बढ़ाता ही बढ़ाता हूँ। तो ये भी अल्लाह की मखलूक है, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप अल्लाह की मखलूक की भलाई करें और अल्लाह आपका रिज़्क कम करे। अल्लाह ताला तो कहता है दे दुनिया 70 आखिरत, मैं दुनिया में 10 गुना देता हूँ, आखिरत में 70 गुना दूंगा। तो ये कैसे हो सकता है कोई उसकी मखलूक के लिए कोई पानी रखे, कोई खाना रखे और वो उसका रिज़्क कम करे। बिल्कुल, हम आपकी फुटेजेस में भी देख रहे हैं, हमारी स्क्रीन पे भी फुटेज चल रही है, पूरा वाइल्ड लाइफ का एक आपने पूरा माहौल प्रोवाइड किया हुआ है उनको। आपने कितने दरख्त लगाए इसके लिए, ये कैसी सोच थी कि मैं कितने दरख्त लगाऊंगा? जब ज़ाहिर है जब दरख्त लगते हैं ऑटोमेटिकली पूरा एक इकोसिस्टम है वो बहाल होता है। जी बिल्कुल सही कहा जाता है कि अगर आपको परिंदे देखने का शौक़ है ना, पिंजरे नहीं रखें, दरख्त लगाएं। तो मेरा ये वतीरा रहा है, मैं चूँकि इंजीनियर हूँ, सादकाबाद में खास फैक्ट्री में इंजीनियर हूँ, और हमारा ये होता है कि जो ही आपकी प्रमोशन होती है आपका घर चेंज हो जाता है जी। हर 4-5 साल बाद हमारा घर चेंज होता है, लेकिन मैं जिस घर में भी गया हूँ मैं वहाँ सबसे पहले जाके पौधे लगाता हूँ। अच्छा। और ना सिर्फ खुद लगाता हूँ, अपने घर में मैं हर साल 100 से लेके 300 तक पौधे अंजीर के बना के गमले में लगा के लोगों को देता हूँ कि ये आप भी लगाएं। और मेरे लगाए हुए पौधे अंजीर के कोई 1000 के करीब है जो फल दे रहे हैं। तो इसलिए मैं फिर जिस घर में जाता हूँ जाके पौधे लगाता हूँ। इस घर में भी देखे जो अभी जिसकी फुटेज चल रही है जी, तो इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पौधा लग सकता और मैंने लगाया ना हो। ये फ्रंट लॉन है मेरा, उसमें कोई 9 पौधे मैंने लगाए हुए हैं। तो उसकी वजह से उनको एक माहौल मिल जाता है, और जब कोई खतरा होता है ना वो उसके अंदर चले जाते हैं तो वो समझते हैं हम महफूज हो गए, छुप गए हैं। वो जंगल का नुमा एक मंजर पेश करता है। कोई आया है वो उसमें चले गए, बाद में फिर वो उधर ही निकल के खाना शुरू कर देते हैं। और मज़े की बात है मेरे घर में घोंसले मैंने लगाए हुए हैं, जो छोटे परिंदे हैं उन्होंने बच्चे दिए हुए हैं, मैना ने, चिड़िया ने, बुलबुल ने, मैंने बहुत सारे बर्ड हाउसेज लगाए हुए हैं। तो वो मुस्तकिल बसेरा कर लेते हैं। जैसे आज का सीज़न है उनके ब्रीडिंग का अप्रैल से सितंबर का, तो वो उनमें भी आराम से सुकून से रह रहे हैं। अच्छा, कभी आपके नहीं सोचा ये कि सोच आती है कि इतने खूबसूरत जो हैं परिंदे मेरे पास आ रहे हैं, चलो मैं इसको एक ख़ास स्पीशी है जो कि नज़र नहीं आती, नायाब हो चुकी हुई है, मैं इसको केज कर लूँ या मैं अपने घर में रख लूँ अंदर? होता ही है ना, इंसान का दिल में ऐसी बात आ ही जाती है। बहुत अच्छा सवाल किया है, और ये बहुत सारे लोगों ने भी मुझसे किया है। कहते हैं जी आपके पास इतने कीमती ये परिंदे आ रहे हैं, आप इनको पकड़ क्यों नहीं लेते? मैं क्या चाहता मैंने पकड़ लिया फिर क्या करूँगा? कहते हैं अपने पास रख ले। मैंने कहा पहले किसके पास है? सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। अच्छा नहीं, रात का बसेरा खुद करते हैं, मुझे उनके रात का बंदोबस्त नहीं करना पड़ता, मैं पिंजरे में रखूँ तो रात को भी उनको देखूँ तो अच्छा नहीं। दूसरा मेरा यही दूसरों को पैगाम है कि नहीं, पिंजरे नहीं रखें, दरख्त लगाएं। तो आपके पास है सारा दिन, वैसे ही वो रात को तो आपने भी सोना है, तो वो अच्छा अपना सोने का बंदोबस्त खुद करते हैं। इसलिए मैंने कभी नहीं ये सोचा, बल्कि एक दफ़ा हुआ है एक तोते को 1 हफ्ते के लिए रखा, लेकिन वो भी बीमार था, उड़ नहीं पा रहा था, उसको पिंजरे में रखा है, उसको अंदर हीटी में रखा है, उसको पैनाडॉल खिलाई है, हफ्ते बाद वो ठीक हो गया, उसको छोड़ दिया। अच्छा, ये भी आपने अपनी मेडिकल सर्विसेज भी दे रहे हैं आप साथ साथ? अच्छा, ये भी होता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है और आपका एक बहुत अच्छा पैगाम है। अच्छा, आपके क्या जज्बात होते हैं जब आप परिंदों को देखते हैं? इमोशंस कितने आपके अटैच हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्ड लवर्स बहुत कम देखने में आए। एनिमल लवर्स तो हमने देखे हैं, बट बर्ड लवर्स बहुत कम हैं। देखिए जी, आपकी उनके साथ अटैचमेंट हो जाती है, जैसे आपके बच्चों के साथ अटैचमेंट है ना, आपके परिंदों के साथ भी है। ऐसी मेरी तो हो गई है,
कि मैं सुबह जब उठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ, सबसे पहले बाहर आता हूँ, आके देखता हूँ उनका पानी है, उनका खाना है, वो आ रहे हैं नहीं आ रहे, उनको कोई मसला तो नहीं, उनका बर्तन साफ है कि नहीं, यानी इतनी अटैचमेंट है। कोई भी देखें जो जैसे लोगों ने पेट्स रखे होते हैं तो वो अटैचमेंट नेचुरल चीज़ हो जाती है कि उनका दुख दर्द आपको फील होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत आपकी खूबसूरत एक सोच है, खूबसूरत सोच के साथ आपका एक खूबसूरत आपका एक कमाल है जो कि आपने बाकायदा उस पर अबूर हासिल किया है। आप कोई मैसेज लास्ट देना चाह रहे हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, तो मैसेज देते हैं अपना। कोई मैसेज मेरा यही है, जब पहले मैंने कहा है कि जी पिंजरे ना रखे, पौधे लगा ले। अगर आपको शौक है, आप भी चाहते हैं कि आपके घर में इस तरह के प्यारे प्यारे परिंदे आए, और उनके खाने पीने का अगर आप नहीं कर खाने का नहीं कर सकते, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता कि उनकी खुराक जैसे हालात है हमारे, देखें अपनी खुराक आप पीने के लिए पानी रख दें, आप नहीं देखें उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ साहब आपका प्रोग्राम में आने का, बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ों के बारे में बताने का। कि कहते हैं ना कि दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है और बार बार ज़ोर देते हैं दरख्त लगाएं। दरख्त से एक ना सिर्फ माहौलियाती आलूदगी से बच सकते हैं, मगर ऐसी तमाम जो कहते हैं ना कि खूबसूरत किस्म के जो जानवर, खूबसूरत किस्म के बर्ड्स जो हैं वापस हम अब देखने में आ सकते हैं, अपने बच्चों को भी दिखा सकते हैं कि ये चीज़ें जो है एग्जिस्ट करती हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं ना कि पाकिस्तानी सियासत कभी बोरिंग नहीं होती। कुछ दिन सुकून के गुजरते हैं, मगर कोई ना कोई स्टेटमेंट, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई वीडियो, कोई ना कोई विजुअल ऐसे सामने आ जाता है जिससे सब चौंक जाते हैं। तो यही चीज़ अभी देखने में आई है। ताज़ा तरीन के उज़्मा बुखारी फरमाती हैं जो नवाज़ शरीफ को माइनस करने आया था वो ख़ुद ही माइनस हो गया। उधर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मैं इमरान खान के रिश्तेदारों की इज़्ज़त करता हूँ, मगर सिर्फ बानी का हुक्म मानता हूँ और उनका ही पाबंद हूँ। और अरीमा खान तो सादा अल्फाज में बोल गई हैं कि मेरा ख्याल है कि माइनस इमरान खान हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि माइनस अब सिर्फ फार्मूला ही नहीं बल्कि नया एक सियासी फैशन बन गया है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस सिचुएशन के ऊपर बात करें कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है उसमें क्या सूरत हाल हो रही है, कौन माइनस हो रहा है, कौन प्लस हो रहा है, और हम इसी गेम में उलझे हुए हैं, जबकि जो है कि असल स्टोरी क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर तज़कियाकार आमिर इलियास राना साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर पाकिस्तानी जो पॉलिटिक्स है वो कुछ सही नज़र नहीं आ रही। ओहो, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे दिल नहीं लगाना चाहिए इस तरीके से कि वो ठीक नहीं नजर आ रही। पाकिस्तान 47 से इस तरह चल रहा है। किसी दौर को उठा लें, कहा गी के अलावा कुछ भी नहीं है, हो जाएगा, कर देंगे, कुछ इसके अलावा दावा हुआ है? नहीं हुआ। अच्छा, और कभी माइनस कोई होता है, कभी कोई प्लस हो जाता है। और ये जो माइनस होते हैं वो जब आते हैं प्लस होकर वो बाकियों को माइनस करने लग जाते हैं। 78th ईयर है तो सारे के सारे एक दूसरे के साथ इसी चक्कर में लगे हुए हैं। सिर्फ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने ये सोचा था जब मिसाके जमहूरियत की, कि बहुत हो गई है, हम एक दूसरे के खिलाफ किसी प्रॉक्सी में एस्टेब्लिशमेंट के लिए लड़ते हैं। और फिर मिसाके जमहूरियत हुआ तो 2011 में इमरान खान को उन्होंने खड़ा कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने कि भाई चलो तुम दोनों मिल गए हो तो चलो तुम्हारे लिए हम एक और खड़ा कर देते हैं। तो जिसको एक और को लाया 18 में दे दिया उसको इख्तिदार, उसने कहा मैं सारों को माइनस करूंगा। तो वो जिनके हाथों आया था उन्हीं के हाथों माइनस हो गया, यही कह सकते हैं ना हम। और मुल्क की हालत जो है वो आपने बयान कर दी कि कभी भी ठीक नहीं हुई, इसी वजह से नहीं हुई कि सियासतदान आपस में बात नहीं करना चाहते और एस्टेब्लिशमेंट ठीक है, फिर उन्हें तो मोहरा चाहिए होता है, फिर मिल जाता है और चल पड़ता काम। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि अली अमीन गंडापुर ने वाजे किया है कि वो सिर्फ बानी के हुक्म के पाबंद हैं। क्या ये पैगाम बाकी जो पार्टी की क़यादत के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? देखिए, वो पता नहीं किसके पाबंद हैं। मैं उनकी बात तब मानूंगा जब वो 12 जिलों की असल कहानी सुनाएंगे। वो और उमर अयूब असल कहानी 26 नवंबर की सुनाएंगे कि उस जो बकौल उनके सैकड़ों लाशें थी जिनमें से दर्जन भी नहीं दिखा सके, वो ठीक है, बता नहीं सके, लोगों के एड्रेस बताए उन्होंने बस, और केस भी नहीं कर सके गवर्नमेंट के ऊपर उतना। और दामने को, अगर आप कभी गई उस रोड से जी जी जहाँ पे कभी मुनाल रेस्टोरेंट होता था,
तो उसमें ट्रक खड़ा हो और इनकी गाड़ी ऐसी हो कि उस ट्रक को भी साइड पे कर दे, वो ट्रक भी गिरा हुआ हमें नजर ना आए जिसको इन्होंने टक्कर मारी, वो बैरियर्स भी हमें नजर ना आए सीमेंट के जिनके ऊपर से वो गाड़ी उछलती कूदती हुई, वो फिल्म थी कोई जिसमें अचानक स्प्रिंग लगते थे हाइड्रोलिक और वो उठा के गाड़ी आगे कर देती थी और हरिपुर पहुंच गई। बुशरा ने असल कहानी तो इमरान खान को सुना दी होगी ना, कि क्योंकि वो तो साथ थी और अब वो जेल में हैं, तो इमरान खान भी नहीं बोल रहे कि वो असल कहानी क्या थी। ये सारे एक ही दूसरे को घिन चक्कर देते हैं, कौम को देते हैं, सच कोई भी नहीं बता रहा है। इमरान खान साहब ने भी हर बंदे को अपने सच पे लगाया हुआ है। तुम एस्टैब्लिशमेंट से बात कर लो, तुम उसके खिलाफ बयान दे दो, और कोशिश उनकी ये है कि किसी तरह उनका कोई ऐसा काम हो जाए कि फेस सेविंग हो जाए जो एस्टैब्लिशमेंट उन्हें नहीं दे रही है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि माइनस इमरान खान हो चुका है, और हाउ डू यू नो जस्टिफाई दिस, कि कितनी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है? देखिए, मसला ये बन रहा है कि अली अमीन खान जब मेजबान थे बेगम बुशरा के, जब वो दायरा वहाँ इमरान खान के इंस्ट्रक्शंस पे वहाँ केपी गई थी, तो अलीमा खान साहिबा उनके खिलाफ थी। फिर वक्त आया कि अलीमा खान साहिबा अली अमीन के साथ हो गई, वो उनके खिलाफ हो गई, और अब दोनों ही खिलाफ है एक किस्म की, कि अली अमीन तो कोशिश कर रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के जरिए कोई रास्ता बन जाए, जो इमरान खान कहते हैं, राजी होते हैं और आखिर में अचानक इनकार कर देते हैं कि नहीं, मैंने तो डायरेक्ट बात करनी है, मैं गवर्नमेंट को नहीं डालूंगा। तो ये मखमसा है इमरान खान का, खुद अपने बाहर ना आने का, और ना उनके जो साथी इसको डील लेके कोई रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं इमरान खान के लिए, ना वो कामयाब होते हैं। अभी आज सुबह की है कि GHQ हमला केस की समाअत 3 जुलाई को अडयाला जेल में होगी, यानी एक दफा फिर रिज्यूम होने जा रही है, अगर ये फैसला किया गया कि वाकई उस केस को अभी चलाना है। मतलब मेरी इत्तला के मुताबिक उस केस को चलना है, उसको हतमी नतीजे पे जाना है, लेकिन बीच में चीजें ऐसी आ जाती हैं, टर्माइल आते हैं कि फिर इमरान खान साहब की मुलाकातें बंद कर देते हैं, और जिनसे मुलाकात करते हैं उनका मैसेज, जैसे 2 बहनें तो जा रही हैं ना वीक में एक दफा, तो वो अलीमा खान ही ज्यादातर बात करती हैं, जो बहनें मिलती हैं उनमें से एक बात करती हैं और एक नहीं करती। लेकिन फिर वो, चूंकि अलीमा खान साहिबा का स्टैंड कुछ और है, उन्होंने कल कह दिया कि जी इमरान खान माइनस परसों हो चुका हुआ। उसका जवाब अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हम रिश्तेदारों की बात का जवाब देने लिया नहीं आते। जो आपका पहला सवाल था कि इमरान खान ही हतमी फैसला करेंगे, तो इमरान खान ने तो अली अमीन गंडापुर से कहा हुआ है कि जनाब तुम उसको बनाओ, अपना जो झगड़ा साहब है उनको वजीर मुशीर का माली मुशीर बनाना था, इन्होंने नहीं बनाया। मिशाल खान को नहीं बनाया। बहुत सारे अहकाम है इमरान खान के बजट के हवाले से थे, वो नहीं हुए। अगर बैरिस्टर साहब आप मिल सकते हैं बजट के फौरन बाद, तो पहले भी मिल सकते थे, लेकिन फिर इसमें दाल में कुछ काला तो नजर आता है ना, कि पूरी PTI अब एक दूसरे के ऊपर बरस रही है। मुझे और आपको कहने की जरूरत नहीं, इनके बयानात उठा लें, सब एक दूसरे की नजर में मशकूक हो गए हैं, और यही अलमिया इमरान खान का इस वक्त। राना साहब, ये माइनस की इस्तिलाह तो 2025 में भी इतनी मकबूल हुई थी जितनी 2014 में हुई थी, तो क्या ये सियासी जमातों की आप नाकामी समझते हैं इसको? देखिए, सियासी जमातों की ही नाकामी है बुनियादी तौर पे। अब इमरान खान ज़ेरे ख्वाब है। अच्छा, गवर्नमेंट आज की बार बार कहती है कि बातचीत करो, ये कहते हैं तुमसे नहीं करनी उनसे करेंगे। अब इनको एक और मिल गया तुरप का पत्ता के ट्रंप ने, चूंकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बात की, तो उन्होंने इमरान खान ने कह दिया देखें जी वो इक्तदार पे हैं, असल इक्तदार के मालिक हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे तो हम भी करेंगे। भाई वो तो नहीं आपसे बात कर रहे। उन्होंने आपके मैसेंजर्स को वाज़े तौर पे आखिरी जो पेशकश की गई थी महीना 1.5 महीना पहले, वो ये थी कि एस्टैब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा बैठ जाएगा, गवर्नमेंट के 3-4 लोग होंगे, इनमें से कोई चुन लें आप, राना सनाउल्लाह या सादिक, ख्वाजा साद रफीक, जो पॉलिटिकल जहन रखते हैं और वो कहते हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं PTI के साथ, तो आप लोग अपने नुमाइंदे दें, इमरान खान की उनको अथॉरिटी हो और बातचीत शुरू कर लें। इमरान खान ने ओके किया, लेकिन जब वो फाइनल करने गए कि जी इनमें से नाम बता दें, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं फिर सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा। अच्छा, वो प्यार मोहब्बत आई, लेकिन उसके फौरन बाद जब फील्ड मार्शल हो गए, क्योंकि पहले थी कि इमरान के बगैर जंग नहीं जीतते, तो जंग जीत ली पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने कहा जी देखे वो फील्ड मार्शल बने हैं, वो खुद ही बादशाह हैं, अपने आप को जो मर्जी खिताब देने क्या फर्क पड़ता है। और वहां से फिर एक नई शुरू हो गई कि जी कोई रास्ता नहीं है। तो अभी भी खान साहब वहीं पे खड़े हुए हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है, आपको पता है उनकी जो केस जिनमें उनकी मियाँ बीवी दोनों को सजा हुई है उसको मुअत्तल करने का, लेकिन नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर कल शाम को तैनात हुआ है। तो जब वो तैनात हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली वो यही आके कहेंगे कि जी मुझे लेटर मिला है, कल मिला है या आज सुबह मिला, तो मुझे टाइम दें। लग ये रहा है कि वो फिर टाइम मिलेगा और थोड़ा सा और डिले हो जाएगी, ये बात इंक्रीज होगा, टाइम इंक्रीज होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि राना साहब के क्या अगले कुछ दिनों में हमें मजीद प्लस माइनस की खबरें मिलेंगी? ये प्लस माइनस ही चल रहा है ना, और क्या है।
कभी कोई राइज होने के लिए उठता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर माइनस वाले काम पे और ज्यादा काम सख्ती हुई, खान साहब ने गुफ्तगू का रास्ता न लिया और मखसूस नशिस्तों के फैसला आने के फौरन बाद के हालात के मुताबिक मैं एक बात कर रहा हूं आपसे कि मखसूस नशिस्तें अगर मिल गई वापस जो जिन जमातों को पहले इलेक्शन कमीशन ने दे दी थी, तो आप यकीन कर लें कि फिर JUI, मुस्लिम लीग नून मिलके KP में PTI के एक धड़े के साथ मिलके हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, नई हुकूमत बनाने की, इनके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे और फिर वो कोशिश करेंगे कि अली अमीन की छुट्टी हो जाए। अली अमीन बिहेव कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ पार्टी करने जा रही है अभी, तो पहले तो इमरान खान ने खुद ही 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल कर दी थी ईरान जंग की वजह से, कि जी सिचुएशन बन गई है कि अभी ना करें तहरीक शुरू, और अब मुहर्रम आ रहा है तो ज़ाहिर है इसके बाद ही कुछ होगा 40वें के बाद, तो फिर देखेंगे जब तब की बात। लेकिन इस दौरान यकीनी तौर पे फैसला आ चुका होगा, लगता है यही है मखसूस नशिस्तों का, उसके बाद की बात मैंने आपसे कही है। ठीक है। अच्छा, मौजूदा सियासी उतार चढ़ाव के दौर में आप अवामी राय को किस तरफ देख रहे हैं? देखिए, अवामी राय बनती भी है, बिगड़ती भी है। अवामी राय पूरी हुकूमत और फौज के साथ हो गई थी जब हमने इंडिया के साथ जंग लड़ी, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसी बात होती है कि कोई भी मुहब्बे वतन अपने मुल्क से तो नहीं ना हो सकता सियासी, उसके बावजूद बहुत सारों ने की, उसके पाकिस्तान से बाहर वालों ने तो ज्यादा की, लोकल ने थोड़ी की। तो अभी चूंकि इमरान खान की पार्टी खुद सरगर्मी नहीं दिखा सक रही, तहरीक का ऐलान करते हैं, भाग जाते हैं। पहले बताए ना पंजाब में कितनी बड़ी तहरीक शुरू की है इन्होंने, कि इन्होंने कहा था हर जिले में हम करते रहेंगे और हम फैसला करके दिखाएंगे। KP के जो इनके सूबाई सदर हैं, जो बहुत ज्यादा बोलते थे, जुनैद अकबर, पहले उन्हें कहा कि नहीं अब आप PSC छोड़ दें क्योंकि आपने पार्टी चलानी है। कल उन्होंने हमारे यहाँ एक्सप्रेस में बात करते हुए कहा कि पार्टी से मैं लाताल्लुक हो गया हूं, क्योंकि हमें तो कोई पूछता ही नहीं, ना किसी ने बजट में पूछा, ना कुछ में, तो हुकूमत अलग चल रही है, पार्टी अलग चल रही है। तो फिर इसमें अवाम भी मिक्स हो जाते हैं कि यार ये आपस में तय कर लें, फिर वोट का जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। क्या राना साहब आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखते हैं? देखिए, यहाँ मुझे नहीं लग रहा, ये हम इस तरह ही चल रहे हैं ना। अगर ये सिस्टम जो आज, जिसको ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये हाइब्रिड सिस्टम है, 5-10 साल चल गया सही तरीके से, तो शायद हम आगे चल के कुछ देख सकेंगे रास्ते पॉलिटिकल, और इमरान खान का बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल रास्ता खुद चुनना, इसमें शर्त होगी सियासी इस्तेकाम के लिए। अगर वो नहीं लेते तो बस ठीक है, पहले भी पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है, अब भी चल रहा है। इन सब की उम्मीदें ट्रंप के साथ थी, वो ट्रंप फील्ड मार्शल से मिलकर उनकी हर जगह पे तारीफ किए जा रहे हैं, जो कि ज़ाहिर है PTI के तो सीने पे मूंग दलने वाली बात है। जैसे वो मूंग दल रहे हैं मोदी पे, मुसलसल पाकिस्तान इज अ ग्रेट कंट्री और हम इससे तिजारत करेंगे, फलां करेंगे। वो तो बुला चुके थे कश्मीर पे, वो कहते हैं मैं सालसी करूंगा, अब उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे, तो चुप हो गए वो। लेकिन पाकिस्तान तो कैनवस पे खड़ा है ना दुनिया के, और बेहतरीन अंदाज में खड़ा हुआ है। राना साहब, थोड़ी सी सिचुएशन की बात करते हैं। ईरान इसराइल की आपने देखा हालिया में जंग हुई, पाकिस्तान ने अपना बिल्कुल ही, पाकिस्तान की जो स्टेटमेंट सामने आई वो भी आपके सामने ही है, और सफारती पोजीशन जो है पाकिस्तान की आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? क्या इसे गैर जानिबदार रहना चाहिए या आलम इस्लाम के मुश्तरका बयानी की तरफ जाना चाहिए? आलम इस्लाम का मुश्तरका बयानी अगर आपके पास हो तो मुझे भी बता दें। पाकिस्तान ने बैसियत मुल्क बेहतरीन सिफारतकारी की है। ईरान तशक्कुर की बात कर रहा है। ईरानी सफीर ने कल भी पाकिस्तान की तारीफ की है, यानी जो जंग में थे। पाकिस्तान ने, जब ईरान ने कतर पे हमला किया, बुनियादी तौर पे अमेरिकी अड्डे पे किया, लेकिन वो कतर की सॉइल थी। हमने कतर के साथ रब्ता कर लिया, सऊदी अरब के साथ कर लिया हमने, और सऊदी अरब ने मिल के मजम्मत की ईरान के उस हमले की जो कतर के ऊपर किया गया। और ये थोड़ी देर बाद पता चल गया कि वो तो मिली भगत थी, कि आप ईरान ने अपने जोहरी अफजूदगी का माल सारा बाहर निकाल लिया और उन्होंने अड्डे तबाह कर दिए जी बकौल उनके, और आपने उनके अड्डे पे हमला कर दिया, और बकौल अमेरिका के ईरान ने हमें पहले बता दिया था, हमने सारी चीजें निकाल ली थी, और इनके जो मिसाइल थे 13-14 वो हमने डिफ्यूज कर दिए थे, न्यूट्रलाइज कर दिए थे। तो आप बताएं कि इसमें फिर पाकिस्तान इससे अच्छा क्या कर सकता था? कि ईरान भी खुश है, कतर भी खुश है, सऊदी अरब भी खुश है। ऐसे मुल्क हमने अपनी खारजा पॉलिसी इंडिपेंडेंट बनाई है कि अमेरिका की जारियत की हमने मजम्मत की ईरान के ऊपर, हम इसराइल के तो जाहिर है हमारा आपस में ताल्लुक ही नहीं है कोई, और हम खड़े ईरान के साथ है, उसमें तो कोई शक नहीं है ना। अब आप देखें, मैं आपको हाँ एक बात बताऊं, बहुत सारे लोग कल से बहस कर रहे हैं कि इसराइल अपना ईरान ने जो न्यू दिल्ली में सिफारत खाना है, उन्होंने इंडिया की बहुत तारीफ कर दी। अच्छा, अगर आप उसको स्क्रीन पे ला के ना पढ़ें दोबारा, उन्होंने कमाल ये किया है ईरानी सिफारत खाने ने कि उन्होंने ना हुकूमत की तारीफ की है, ना गवर्नमेंट की है, ना मोदी की है, उन्होंने अवाम की है, उन्होंने सियासी जमातों की है, इंडिविजुअल्स की है, लेकिन उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पे कोई तबसरा नहीं किया। इसको आप समझें कि वो नाखुश हुए हैं
लेकिन ताल्लुकात जीरो नहीं हुए कि वो एकदम कह दें कि नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी सिफारती जुबान में नापसंदीदगी का इजहार किया इंडिया के साथ। अच्छा, आपने देखा कि जब ये पाक भारत की कशीदगी हुई तो उसके बाद जो है सालसी किरदार अदा किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने, तो हमने नोबेल प्राइज़ के लिए उनको नामजद किया। इसके साथ साथ जो है ईरान इसराइल की कशीदगी के बाद भी अमेरिका से भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया गया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अमेरिका खुद करे तो उनकी हुकूमत है ना अपने प्रेसिडेंट के लिए। मतलब शहबाज शरीफ या जरदारी साहब अपने आप को नामजद कर दें कि नोबेल प्राइज, तो क्या वैल्यू है? वैल्यू उसकी होगी जो दुनिया मानती है। कि वैसे तो अमेरिका सारे प्राइज अपने आप रख सकता है, वो बड़ा मुल्क है, खुद कह देता है हमारे से बड़ा कोई नहीं, हमारे सिंबॉलिक हथियार किसी के नहीं, फलां नहीं ढिमका नहीं। लेकिन वो हमारे हमने उसको ईरान तनाजुर में नहीं दिया कि नोबेल प्राइज, इसराइल के तनाजुर में नहीं दिया। हमने पाकिस्तान अमेरिका तनाजुर में कहा है कि पाकिस्तान ने जब वो बात मानी, उन्होंने एडमायर किया और उसके लिए वो रितबुल लिसान भी रहे। हम भी नहीं चाहते थे ना जंग, हमने दुनिया के सामने साबित किया कि हम जारह मुल्क नहीं है, हम सिर्फ अपनी बात करना चाहते हैं कि हम अमन से रहना चाहते हैं। इंडिया ने अमन नहीं रहने दिया, हमने उनकी ठुकाई कर दी। अच्छा, जब वो इंडिया की तसल्ली हो गई, बेसिस खत्म हो गए, साइबर वारफेयर में वो मार खा गए, तो वो अमेरिका और सऊदी अरब और पता नहीं कहां भागते फिरे चाइना की तरफ के हमारी मदद करो और सीज फायर कराओ। जब ये दोस्त सारे आए, हमने बात मान ली कि हमें हमारा अपर हैंड था, हम जवाब तसल्ली बख्श दे चुके हुए थे। ऐसे में जब अमेरिका से हमारे ताल्लुकात ठीक हो रहे हों और वो हमारी, चूंकि जाहिर है हम तवील जंग लड़ना ही नहीं चाहते, हमने अपने मामलात सेट किए हुए कि हमने कैसे जंग लड़नी है, तो हमने अपने उस तनाजुर में, पाकिस्तान के तनाजुर में उनको प्राइम मिनिस्टर ने पहले मैन ऑफ पीस करार दिया, उसके बाद नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर दिया। तो ये फैसला जो है इसका मतलब है कि बेहतरी साबित हुआ। अच्छा, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। आज हमने आपको काबू कर लिया हुआ है, तो ये बताइएगा कि चीन और रूस की ईरान से कुर्बत किस हद तक जो है इसराइल के लिए एक स्ट्रैटेजिक चैलेंज बन सकता है? देखिए, आपको हम बार बार ये बात करते रहे कि जब तक आप अपने पांव पे नहीं ना खड़े होते, कोई आपके साथ नहीं आता। मार्को रूबियो और ट्रंप ने कहा था पाकिस्तान और इंडिया लड़ रहे हैं, अशरों से लड़ रहे हैं, सालों से लड़ रहे हैं, ये लड़ते रहेंगे। जब हमने उनके चौधरी की इंडिया की पिटाई की तो वो सुलह कराने के लिए आ गए कि भाई ये तो हमने जो चीन के लिए हवा रखा हुआ था वो तो खुद मार खा गया। अच्छा, इसराइल पे भी हम बात कर रहे थे कि जब उन्होंने उनकी फौजी लीडरशिप उड़ा दी, एटॉमिक साइंसदान उड़ा दिए, तो पहले दिन से मैं कह रहा था कि हमें ईरान के जवाब का इंतजार करना चाहिए कि वो कैसा जवाब देता है। उनका जवाब तय करेगा कि वो कहां खड़े हैं और दुनिया कैसे साथ चलेगी। उन्होंने एक तकड़ा जवाब दिया। बिल्कुल उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, एटॉमिक एनर्जी में बहुत साल पीछे चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हुआ है, एयरफोर्स उनकी नहीं है। ये एक साइड। दूसरी वो है, इसराइल की एक मिथ थी कि उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता, वहां ना कोई मिसाइल हमला कारगर हो सकता है, वहां आयरन डोम है, वहां फलां एयर डिफेंस सिस्टम है। वो ईरान ने इतने मिसाइल, चाहे वो बहुत ज्यादा तबाही नहीं लाए, लेकिन इतनी तबाही जरूर लाए कि दुनिया को वो मनाजिर दिखाए जो इसराइलियों ने पहले कभी देखे ही नहीं थे। दुनिया ने नहीं देखे थे कि इसराइल ने गजा के साथ किया, वो उन्होंने दिखाया। बिल्कुल, जो उन्होंने गजा के साथ किया, हमने ये सिंबॉलिक है ईरान वाला ना, कि वहां पे वो लोग डर गए। उन्होंने अपने लोगों को तो बचा लिया ना, वहां 24-25 अमवात और फिर 7 की और की अमवात की इत्तला आई कि वो बंकर्स में चले जाते थे और फिर टाइम इतना ज्यादा होता था पहुंचने का, 15-16 मिनट 25 मिनट तक मिसाइल उनके जाते थे। तो वो लोग सारे के सारे, उनकी ट्रेनिंग है 1 से 1.5 मिनट के अंदर बंकर्स में जाने की। बिल्डिंग के साथ बंकर्स बनते हैं, पहले बंकर बनते हैं फिर बिल्डिंग बनती है ऊपर उसके। उन्होंने अपने लोगों का सिस्टम शुरू दिन से रखा हुआ है। तो लेकिन इसके बावजूद वहां पे जुलूस निकलने लगे, लोग भागने लगे अपने मुल्क से कि यहूदी तो जी बड़े वो होते हैं, शौनी लाबी ये है वो है, लेकिन उनका वो जोम भी टूट गया, वो ईरान ने तोड़ा है। और उसी की बुनियाद पे सारे लोग भी साथ ही खड़े हैं कि जी ठीक है, जवाब देना। पाकिस्तान ने पहले दिन कहा कि ईरान का जवाब देना हक के दिफा में अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर इजाजत देता है। इसी हक के दिफा का इस्तेमाल में जब ईरान बड़ा है तो अमेरिका ने हमला किया तो पाकिस्तान ने उनकी भी मजम्मत की कि ये काम आपका नहीं था कि आप पराई जंग में कूदें, क्योंकि आप कह रहे हम जंग नहीं चाहते, हम नई जंगें नहीं चाहेंगे, हम खत्म करेंगे, अमन लाएंगे। तो हमने ट्रंप इंतजामिया की, अमेरिका की मजम्मत की, बावजूद इसके कि हम उससे 24 घंटे पहले उनको नोबेल प्राइज के लिए नामजद कर चुके थे। वो पाकिस्तान अमेरिका तनाजुर में था। जब आपके पड़ोस की बात आती है, दुनिया में असूल की बात आती है, तो पाकिस्तान वहां पे भी बिल्कुल दुरुस्त सिमत में खड़ा था। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, जो हमें ज्वाइन किया था वीडियो लिंक में इस्लामाबाद से, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी सियासत का उतार चढ़ाव जो है
वो एक रेलगाड़ी की सवारी है जहां अगला मोड़ जो है उसका पता नहीं होता। तो देखना ये कि पाकिस्तानी सियासत किस सिमत जाती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसमें कहते हैं ना कि फ़ैसला करना समटाइम्स बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो कि कहते हैं ना कि कुछ मतलब कि ज़िंदगी से हाथ धो बैठा और जिसने ज़िंदगी से ना सिर्फ 15 बहारें देखी मगर जाते जाते वो 5 लोगों को ज़िंदगी का तोहफ़ा दे गया। एक बेटा, एक भाई, एक तालिब इल्म। जवाद खान 31 मई की सुबह थी। मर्दान के इलाके रुस्तम में रहने वाले नूर दाद के घर का सबसे लाडला बेटा 15 साला जवाद खान हस्बे मामूल स्कूल जाने के लिए निकला। किसी को क्या खबर थी कि ये इसका आखिरी सफ़र होगा। एक हादसा हुआ, एक लम्हा, एक तसादुम और ज़िंदगी का धागा टूटने के करीब आ गया। जवाद को फौरी तौर पर पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पहुंचाया गया। वहाँ उसके दिमाग की सर्जरी हुई मगर ज़ख्म बहुत गहरे थे। 5 जून को डॉक्टरों ने वाजे कर दिया कि जवाद का दिमाग अब काम नहीं कर रहा, वो सिर्फ मशीन के सहारे सांस ले रहा है। बाप नूरदाद, जिसका दिल गम से टूट चुका था, फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो कहता था कि मशीन नहीं उतारनी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, चाहे बरसों खड़ा रहना पड़ जाए। लेकिन भाई जो था फरहाद, जो कि खुद ट्रैफिक पुलिस में ASI था, उसने हकीकत को समझा। उसने अपने बाप को समझाया कि भाई जो है हमारा अब इस दुनिया में नहीं है, हमारा बेटा अब तकलीफ़ में है, वक्त बहुत कम है, इंसानियत के नाते सोचना होगा। फिर एक लम्हा आया जब नूरदाद ने अपने बेटे की आंखों में ज़िंदगी तलाश करने की बजाय दूसरों की ज़िंदगी को देने का फ़ैसला किया। उसने कहा कि अगर मेरे बेटे के इज़ा जो हैं वो किसी नई ज़िंदगी को मिल सकें तो क्यों ना ऐसा हो सके। तो उसने अच्छी बात क्या हो सकती है। जवाद खान के गुर्दे अतिया किए गए और 5 लोग, हाँ 5 ज़िंदगियाँ नई उम्मीद के साथ सांस लेने और नए ख्वाब लेकर उठी। डॉक्टर इजहार जो हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ट्रांसप्लांट सर्जन थे, कहते हैं कि जब फरहाद ने ये फ़ैसला किया तो हमारे कान सुनने को तरस चुके थे कि हम फ़ौरन मुतहक हो गए। ये पहला मौका था कि खैबर पख्तूनख्वा में किसी मरहूम के अज़ा मकामी सतह पर अतिया करें। मुमकिन हुआ ये कहानी सिर्फ जवाद खान की नहीं बल्कि एक ख़ानदान की कुर्बानी है, एक भाई की जुर्रत है, एक बाप की दर्दनाक इंसान कहते हैं जज्बा है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी का इख्तिताम किसी भी हो तो नई ज़िंदगी का आगाज़ हो सकता है। तो आइए हम सब मिलकर ये सोचें कि अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को ये शऊर दें कि अगर ज़िंदगी ना भी बच सके तो किसी और की ज़िंदगी को मुमकिन बना सके। और ये जवाद खान जो है अब इस दुनिया में नहीं मगर 5 घरों में आज हर सांस के साथ ज़िंदा है। 5 नई ज़िंदगियाँ दी हैं। तो एक बहुत बड़ी कुर्बानी है, एक बहुत बड़ी कुर्बानी का दर्स जो है वो जवाद खान में देखे हैं कि किस तरह उन्होंने 5 घरों की ज़िंदगियाँ जो है वो बचाई हैं और एक कहते हैं ना कि एक बहुत रोशनी दी है घरों को। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सबसे बड़ी जो एक इमोशंस हैं जो कि डिस्करेज करना चाहिए, जो कि माशरे की सबसे बड़ी बदनामी बन चुकी हुई है, तलाक। तलाक का जो नाम है पहले ज़माने में बहुत बुरा समझा जाता था। पहले ज़माने में कहा जाता था तलाक याफ्ता औरत की कोई इज़्ज़त नहीं होती थी, तलाक याफ्ता औरत की वापस शादी नहीं हो सकती थी। मगर अब जो है बदलते वक्त के साथ साथ इसको कहते ना कि एक पूरी सेलिब्रेशन हो रही हैं, पूरे एक डिवोर्स पार्टीज होती हैं और बाकायदा इसका रेशो जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अगर हम तीनों शहरों की बात करें तो हज़ारों की तादाद में जो केसेस हैं हर महीने रजिस्टर हो रहे हैं अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड फिगर्स व्हाट आई हैव। तो ये जो एक इमोशन है इसकी तजलील क्यों की जा रही है। इतना खूबसूरत रिश्ता मियाँ बीवी का, उसको तलाक का ज़िम्रा देना, तलाक का नाम दे देना और कुछ ही सालों के बाद पता लगता है जितने धूम धड़के से शादी होती है उतने धूम धड़के से तलाक जो है अनाउंस हो जाती है। और आजकल जो ट्रेंड है सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली अनाउंस
अनाउंसमेंट की जाती है कि वी हैव पार्टेड आवर वेज, वी आर नो मोर टुगेदर, और हम लोग अब एक दूसरे के साथ नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाली नस्लों पे कितना बुरा इफेक्ट हो रही हैं, और क्या ये जो नोशन है इसको ख़त्म करना चाहिए या इसको आज भी पसे पर्दा रहना चाहिए, हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इस केस को डिस्कस करने के लिए रूबी इमरान साहिबा, जो कि फाउंडर है आर्ट ऑफ लिविंग की और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ही ना, आप बताइए। सबसे पहले तो लाहौर का खूबसूरत मौसम, आपको हमारे सब देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, मौसम तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो इतना खूबसूरत टॉपिक नहीं है, जिसके कहते हैं ना कुरान मजीद में भी जिसको नापसंदीदा करार दिया गया है। अच्छा, मुझे बताएं रूबी जी कि ख़ानदान बिखर जाते हैं और बर्दाश्त, इसार, रवादारी, मोहब्बत ये ख़त्म हो चुकी हुई है, क्यों? हिना, इसमें बहुत सारी रीज़न्स है और हमारी सोसाइटी में इस वक्त ये बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है कि आप देखें कि आपके माशरे में जितनी ये चीज़ एक नासूर और एक वबा की तरह फैल रही है, उसकी क्या वजूहत है। हम लोग पहले इस पे जाएंगे, थोड़ा सा पास्ट में जाएं तो लोग ये ज़रूर कहेंगे कि आज से अगर 20 से 25 या 30 साल पहले जाएं तो इसकी रेशो बहुत कम थी कंपैरेटिवली आज के। हालांकि आज लोगों के पास शऊर भी है, आगाही भी ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, अवेयरनेस भी ज़्यादा है। फिर क्या वजह है कि हमारे माशरे में इसको, जिसको अल्लाह ने एक कह लेंगे पसंदीदा फेल होते हुए भी अल्लाह ने उसको हलाल काम होते हुए भी नापसंदीदा फरमाया है। उसकी वजह क्या है? देखिए, माशरे में मर्द औरत ज़िंदगी के दो कह लेंगे खूबसूरत पहिए हैं किसी भी गाड़ी के, जिन्होंने ज़िंदगी के एक रिश्ते को, ज़िंदगी को लेके चलना है, एक ख़ानदान को लेके चलना है। अब ख़राबी कहाँ हो रही है? ख़राबी हमारी सोच में आना शुरू हो गई है, ख़राबी हमारी उन रवैयों में आना शुरू हो गई है जो ख़ानदानों को जोड़ के रखते हैं। इसमें बहुत सारी वजूहत हैं। हम लोग सबसे पहले उसमें जाएं, बेरोज़गारी, हमारे मुल्क में गुर्बत का होना। देखिए, जब आपके घर में मौशी एक ऐसा मसला है कि जो हर मसले की जड़ है, पैसे ही नहीं है तो आगे घर कैसे चलेगा? देखिए, जब जॉबलेस बहुत से, इस वक्त बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, पैसा नहीं है, क्या करें, बच्चों की फीस घर कैसे में देंगे? चिक जब शुरू होती है ये चीज़ प्रॉब्लम होती एट द एंड ऑफ द डे दोनों पार्टनर्स जो हैं वो अपने अपनी चीज़ें देख रहे होते हैं। खर्चा उसका। सेकेंडली हम इसमें आए, हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम। सॉरी टू से, हम लोग आज भी जिस तरह हम सब कॉन्टिनेंट के साथ रहते वही बड़े सगीर वाली हिंदुआना हमारी सोच, उस चीज़ ने जितना इस रिश्ते को डैमेज किया है। अब यकीन करें, मेरे पास कपल काउंसलिंग के लिए भी लोग आते हैं और मैं जो मैंने अभी तक जो उसमें देखी है, उसमें ये बहुत बड़ी रीज़न है, लड़की की फीडिंग अपनी पेरेंट्स की तरफ से हो रही है, लड़का जो है वो अपनी माँ बहनों के पास बैठा हुआ है, दोनों एक दूसरे को ना, मियाँ बीवी को टाइम नहीं दिया जा रहा, उनको एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं दे, उनको बकायदा उनके माइंड को अपडेट किया जाता है। आपका हर कोई एक वो कलम समझ ले कि उनके पपेट्स की तरह उनको डील किया जा रहा होता है। ये बहुत बड़ी एक रीज़न है। थर्डली, अगर हम लोग इन चीज़ों में जाएँ, हमारा सोशल मीडिया आज जो चकाचौंध ने जो एक दौड़ लग गई है ना, जो एक वो कह लें कि अभी हमारा गो के वो टॉपिक नहीं है, इररिलेवेंट बातें, लेकिन मैं इसको ज़रूर करना चाहूँगी। अभी हमारे 4 दिन पहले मुल्तान में एक वाक़या हुआ है, शेख उनका वकास आई थिंक या शेख अकरम, उनके जो भी नाम, मुझे सॉरी अगर मैं गलत हूँ, और जी उन्होंने ऑफिस में सुसाइड किया और कहा कि मेरी आके लाश को ले जाना। अब लोगों ने इसकी तस्दीक नहीं की, जस्ट लाइक्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए बैठ गए, उसकी बीवी को वो भरा बुला, ये किया उसने, वो किया, जब उसकी बैकग्राउंड में अभी उन लोगों को पता ही नहीं था, उसके कारोबारी मसलों की वजह से, वो पैसे की उसमें वो आया हुआ था काफ़ी ज़्यादा, और प्रोफेशनली कारोबारी उसका इशू था पैसों का, जिसकी वजह से वो उसकी, अब देखिए उसका एक, उसकी वाइफ 8 माह की हामला है। आप ये सोशल मीडिया उसको इस कदर टॉर्चर कर रहा है कि वो ना चाहते हुए वो औरत भी खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाए। सोशल मीडिया पे बैठ के जब आप कंपैरेटिवली फलाने ब्रांडिंग, हमारे यहाँ जो आज सबसे बड़ा जो नासूर है ना, वो ब्रांडिंग है, जिसने घरों को तबाह कर दिया। अल्लाह ताला ने, देखिए हर इंसान का दिल करता है वो अच्छी ज़िंदगी गुजारे, लेकिन आपके जितने वसाइल हैं उसमें रह के अगर आप चलें तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। हमारे यहाँ अभी तक वही सिस्टम चल रहे हैं, वही एक माहौल बना हुआ है, लोगों को प्रॉपर अवेयरनेस। रूबी जी, हमने तो सोशल मीडिया के साथ ही रहना है, हमने तो, क्योंकि वक्त बदल गया है, तकाजे बदल गए हैं, ट्रेंड्स बदल गए हैं, बट सोशल मीडिया के साथ ही रहना है। इसके साथ जो है कपल वो कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है, सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, टेक्नोलॉजी जो है ना, हमने टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, हमने इसको खूबसूरती से, ये चीज़ें गलत नहीं है, इनका इस्तेमाल गलत है। आपको गाड़ी चलानी नहीं आती ना, तो इसका मतलब है गाड़ी गलत नहीं है, आप ड्राइवर गलत हैं।
टेक्नोलॉजी तो हमने इसको लेके पॉजिटिवली चलें। इस चीज़ को मुझे बताएं कि आपकी मेजॉरिटी आजकल, जैसे आपको पता है ड्रग्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, ये 2-3 दिन इंटरनेशनल इस चीज़ को बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। आपकी इतला क्लियर है कि हमारे सर्वे में ब्रोकन फैमिलीज़ के वो बच्चे जिनके पेरेंट्स सेपरेट हैं, बच्चे मेंटली अपसेट हैं, वो बहुत बड़ी उनकी रेशियो आ रही है जो एडिक्ट ड्रग्स में है। तो ये देखिए, ये बहुत सारी रीजंस आपकी सोशल मीडिया में, सोशल मीडिया को स्पेशली से कहूँगी, इसको पॉजिटिवली यूज़ करें, लोगों को नेचुरल ज़िंदगी की तरफ लेके आए। जब आप इतना आर्टिफिशियल माहौल बना देंगे ना, चाहे मर्द के लिए चाहे औरत के लिए, औरत को लग रहा होता है कि वाह क्या उसकी लाइफ है जी, वो तो निकली में है, ये उनका कपल देखो इंग्लैंड पे वो वेकेशंस पे गया हुआ है, मेरे पास जो है वो यहाँ पे रायमंड जाने के पैसे नहीं है। मर्द को लग रहा होता है क्या बात है, क्या खूबसूरत औरत बैठ के वाह वाह हमारे हक में बोल रही है, क्या बात है इसकी। देखिए मैं बातें बड़ी स्ट्रेट और ब्लंट करूंगी, चाहे गलत हो, बिल्कुल। ये आप और मैं यहाँ बैठे हुए ना, हमारे घरों में 100 प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन यहाँ पे हम मेकअप करके कैसे स्क्रीन के सामने बैठ के खूबसूरत बातें, खूबसूरत मौसम कर रहे हैं। असल चीज है रियलिटी में रह के चलें। आपने इस टेक्नोलॉजी को लेके चलना है। मैं कल भी हमेशा ये बात करती हूँ कि देखें अपने बच्चों को स्किल लर्नर बनाएं, इसे टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है ना, बिल्कुल। लेकिन अच्छा, इसकी चक्कर बताइएगा कि टाइम बहुत कम है, सवाल बहुत ज़्यादा है कि मर्द को औरत में क्या पसंद आता है, क्या ना पसंद है, औरत को मर्द में पसंद ना पसंद है, आपकी काउंसलिंग होती है, जल्दी से बताएं मुझे। देखिए मैं सिर्फ 2 एक बात कहूँगी कि असल चीज़ है एसार कुर्बानी। कोई भी रिश्ता है ना, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, उसमें सेक्रीफाइस करना सीखें, और वो तभी होगा। एक दूसरे को टाइम दें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। ज़िंदगी यहाँ पे रियलिटी में चलें। ये कोई जन्नत नहीं है, कोई ये बेवकूफ़ों का वो कहते हैं ना कि एक आप अपने इल्यूजन्स में इमेजिनरी के हर कोई शाहरुख खान बना हुआ है, हर कोई काजल बनी हुई है, ये रियलिटी है। रियलिटी में रह के आपने घरों में चलना भी है, आपने फैमिलीज़ को लेके भी चलना है, अपने बच्चों की। देखें जब मियाँ बीवी 2 लोग जब एक रिश्ते में आ जाते हैं और मियाँ बीवी को उसमें चल पड़ते हैं, तो अपना फोकस आपका सारा अपनी औलाद के लिए होना चाहिए। आपको कोई राइट नहीं है कि आप अपनी वजह से इस माशरे में ऐसे ब्रोकन फैमिलीज के बच्चों को आप लेके आए जो मेंटली इतने डिसऑर्डर उसमें प्रॉब्लम्स में जा रहे हैं। सेकेंडली अगर हम लोग आए टीनेजर्स शादी, जो एक ट्रेंड चल पड़ा है टिकटॉक के हवाले से, कुछ भी कह लें, बच्चों को शऊर तो आने दें। उनको ये पता ही नहीं है कि ये कितनी जिम्मेदारी का एक ये रिश्ता है। अगर देखिए ये खूबसूरत है समाजी मुआशरती हर हवाले से, लेकिन ये एक जिम्मेदारी का भी बहुत ज़्यादा है। उनकी वो अभी वो 2 माह नहीं होते, वो जो ग्रीन गार्डन्स दिखाए होते हैं, वो उनको पता है, उनको लग रहा होता है शादी बस जनाब टिकटॉक बनेंगी, हम लाइटों में बैठेंगे, खूबसूरत लिबास है ये वो, लेकिन जब वो रियलिटी में आते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। थर्डली मैं ये ज़रूर कहूँगी कि वुमेन एम्पावर्ड ज़रूर हो, लेकिन ये मत भूलें आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका घर है। हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ गई है, चाहे मर्द में चाहे औरत में। ये देखिए औरत पे मैं इसलिए ज़्यादा कहूँगी क्योंकि औरत ने घर को बनाना होता है, बच्चों को देखना होता है, लेकिन अगर मर्द औरत को मेंटली खुश रखेगा तो वो उसकी फैमिली को भी खुश रखेगी, ये रीज़न है। लेकिन अगर वो मेंटली भी और जेब से भी खुश रखे, भाई वो मेंटली तभी होती है औरत, ये हकीकत है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रही है ना, एक नेचुरली। और अगर औरत भी अपने आप को एम्पावर्ड कर रही है तो देखिए एम्पावर्डमेंट का मतलब है कि आपने उसके साथ शाना बशाना चलना है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच रूबी इमरान साहिबा, आपने ज़बरदस्त किस्म की बातें की हैं एंड आप कपल काउंसल्स जो कहें वो करती हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि माशरे में जो इतना बड़ा इमोशन जो है जिसकी तज़लील हो रही है उसको कैसे बचाना है। आपको हमने बताया कि डिवोर्स रेट्स जो हैं बहुत ज़्यादा जो हो रहे हैं, एक कपल को ज़रूरी है कि वो सैक्रिफाइस करके अपना घर बचाए, ना सिर्फ सैक्रिफाइस करे बल्कि एक ख़ानदान को लेके आगे चले, जिससे ही सबकी बचत है, ख़ासतौर पे बच्चों की। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, हमारे कंटेंट कैसा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमारे सोशल पेजेस को विज़िट करें न्यू पाकिस्तान, और जाके बताएं कि आप मज़ीद कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियंस देखना चाहते हैं। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।